हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई पैकेज परचेज करना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने केमिकल बॉन्डिंग की दुनिया में अपना बड़ा तगड़ा वाला इंपैक्ट बना के रखा हुआ है, जिसने केमिकल बॉन्डिंग को पूरा हिला के रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? हम बात कर रहे हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है, और ये जो ऑक्टेट रूल होता है, राइट, अष्टक का जो नियम होता है, इसमें कौन सी सीमाएं होती हैं। बात समझ में आई? चलो तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं एक बढ़िया वाले सवाल के साथ। बात समझ में आ रही है? एक बढ़िया वाले सवाल के साथ, और बढ़िया वाला सवाल ये कहता है, ध्यान से आप देखिएगा कि भैया बॉन्डिंग क्यों होती है। आप जानते हो कि हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के यौगिक होते हैं जो कि कई प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हो H2O की, जैसे आप बात कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे आप बात कर रहे हो सोडियम क्लोराइड की, और भैया जैसे आप बात कर रहे हो कॉपर क्लोराइड की, जैसे आप बात कर रहे हो H2SO4 की। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो इतने सारे ये जो यौगिक है, लाखों में है ना, अकेले कार्बन के ही 30 लाख हैं। बात समझ में आई? तो इतने सारे जो यौगिक हैं, इनका निर्माण क्यों होता है? तो आप बोलोगे सर इनके परमाणु आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? जैसे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से, कार्बन के ऑक्सीजन से, सोडियम के किससे? क्लोरीन के साथ में। तो आपका ये रिप्लाई होगा कि सर एक परमाणु जब दूसरे से कनेक्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि बॉन्डिंग यानी कि आबंधन क्यों होता है, या आबंध क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, बॉन्डिंग या आबंधन क्यों होता है, राइट। तो आप बोलेंगे क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। सवाल पैदा होता है कि परमाणु आपस में क्यों जुड़ते हैं। तो इसका एक सीधा सीधा सा रिप्लाई है, और वो पता है क्या? ध्यान से देखिएगा। पता है वो सीधा सीधा सा रिप्लाई क्या है? केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, इसका सीधा रिप्लाई है ऑक्टेट। बात समझ में आ रही है? ऑक्टेट यानी कि अष्टक का, ध्यान से देखिएगा, चक्कर 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 चक्कर। बात समझ में आई है बाबू भैया? बात समझ में आ रही है? तो किसका चक्कर है बाबू भैया? ऑक्टेट यानी कि अष्टक का चक्कर है। बात समझ में? सवाल पैदा होता है कि ऑक्टेट यानी कि अष्टक का चक्कर क्या है। तो इसको लेकर सारी जो क्लासेस है वो हम कर चुके हैं। हम जान चुके हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है। हम जान चुके हैं कि ऑक्टेट का जो रूल है, नियम है, वो क्या है बेसिकली, राइट। जिसमें हम ये कहते हैं कि हर एक तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करे, जैसे सोडियम है तो इलेक्ट्रॉन भेज देगा, क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। या तो अधातु यदि है बहुत सारी तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यानी कि शेयरिंग करती है। बात समझ में आई? तो हम ये जान चुके हैं कि हर एक तत्व या फिर परमाणु जो है अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है। बात समझ में आई? और इसी को हम कहते हैं अष्टक का नियम। पर आप जानते हो कि भैया हर चीज में सीमा यानी कि लिमिटेशन होती है। तो आज हम वही देख रहे हैं कि अष्टक नियम की जो सीमाएं हैं वो बेसिकली क्या है। बात समझ में आई? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बॉन्डिंग या आबंधन क्यों होता है, तो आप सीधे बोलिएगा कि ऑक्टेट का चक्कर है बाबू भैया। बात समझ में आई? पर ये जो ऑक्टेट है इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस और पाए जाते हैं। क्या? अपवाद। ये जो ऑक्टेट है इसमें भी बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? अपवाद यानी कि लिमिटेशंस। जब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 8 से कम हो जाए या फिर 8 से ज्यादा रह जाए। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये बात क्लियर है? बोलो यस सर। तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? ऑक्टेट के कारण। पर इस ऑक्टेट में बहुत सारी होती है लिमिटेशंस और सीमाएं और अपवाद। आज उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। चलो, तो इसको मैं यहां से हटा दूं क्या? बोलो यस सर। ठीक, चलो इसको मैं यहां से हटाता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब इसको आप समझोगे कैसे, लिखोगे कैसे? तो अपन उदाहरण ले लेते हैं। अपन क्या ले लेते हैं? अपवाद के उदाहरण ले लेते हैं। बोलो यस सर।
अब मैं कह रहा हूं भैया मेरे को SF6 बनाना है, बात समझ में। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होगा सल्फर हेक्साक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, सल्फर सल्फर सल्फर, ठीक है, हेक्साक्लोराइड। बात समझ में आई। तो इसका मतलब होगा सल्फर हेक्साक्लोराइड। अब हम यदि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की सोचें तो क्या वो कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा, उसको अपन समझ लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं जानता हूं कि जो सल्फर है वो बेसिकली क्या है, सल्फर 16 है, तो हम लिखेंगे 2, 8 और 6। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर सल्फर बना दिया, बोलो यस सर। मैंने उसके इलेक्ट्रॉन भी बना दिए, बोलो यस सर। 1 2 3 4 5, या रुको, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम कक्षा में मैंने बना दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर दिख रहे हैं। एंट्री होती है फ्लोरीन की। चलो कितने फ्लोरीन बनाएंगे अपन, तो 6 बनाएंगे। चलो बनाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, बोलो यस सर। बात समझ में आई। तो हमने जो है 6 फ्लोरीन आपस में बना दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। चलो बाबू, हम एक काम करते हैं, हम सबके एक एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप पूरे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बना रहे हो? अरे यार 7 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा तो बड़ा अजीब नहीं दिखने लगेगा वहां पे? बात समझ में। तो फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा बना दूं क्या, रुको बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये बहुत दूर बना है भाई, इसको पास बनाते हैं अपन। ये बना दिया पास में, ठीक है। और देखना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो भाई, तो हमने जो है सबके इलेक्ट्रॉन यहां पर बना दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को मैं आपस में जोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे निर्माण करना है सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6 का। चलो, तो इसको जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, आपस में इसको कनेक्ट करना शुरू किया। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, ये हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अब बड़े ध्यान से आप देखिएगा यहां पर, तो हम कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लेते हैं, सल्फर में भी और आपके फ्लोरीन में भी। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, सल्फर के काउंट करते हैं, पहले फ्लोरीन के काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अपन ने 8 इलेक्ट्रॉन जो है काउंट कर लिए। तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन का जो आयन है वो तो स्टेबल हो चुका है। पर हम यदि सल्फर की बात करेंगे तो आप टोटल इलेक्ट्रॉनों को गिनिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 इसके अपने और 6 साझेदारी वाले, 7 8 9 10 11 12। तो सल्फर के पास में जो कुल इलेक्ट्रॉन हैं, बात समझ में आई, सल्फर के पास में जो कुल इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हो गए, 12। इसमें कौन कौन आ गए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, या आप ये कह लो कि इसमें सब आ गए, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इसमें आ गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ गए, और जिन्होंने आबंधन यानी कि बॉन्ड बनाया है वो भी इसमें आ गए। किसकी बात हो रही है, सल्फर की बात हो रही है। कुल इलेक्ट्रॉन अपन ने 12 देखे, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे प्रत्येक फ्लोरीन की, तो इसमें भैया कुल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हो गए हैं आपके, 8। तो एक चीज निकल कर आई कि सल्फर के जो अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हो रही है, राइट। यहां पर जो ऑक्टेट यानी कि अष्टक है वो कैसा हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा, मतलब पूरे से भी ज्यादा हो गया, पूरे से भी कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये अपना पहला एग्जाम्पल था, बात समझ में। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बड़े ध्यान से अब देखिएगा। ओके जी, बोलो यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो एक एग्जाम्पल अपन और लेंगे, ठीक है। किसका, तो किसका एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान से देखिएगा, BF का, BF3 का अपन एग्जाम्पल लेने वाले हैं। किसका लेंगे, BF3 का, ठीक। चलो BF3 यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हम बात करने वाले हैं किसकी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की।
और यदि हम देखेंगे यहाँ पर तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बाबू, तो भैया 2 और 3 होता है। तो बोरॉन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, राइट, वो कितनी होगी, तो ये रहा आपका बोरॉन। और भैया अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 1, 2 और 3। हम फ्लोरीन बनाएंगे, बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा, राइट। तो हमने यहां पर फ्लोरीन बनाया हुआ है। हमने ऐसा क्यों किया, हम बोरॉन को बीच में क्यों नहीं बना रहे, हम बोरॉन को बीच में बनाते हैं ना, ये बीच में बनाया, राइट, बोलो यस सर। और भैया अपन ने बना दिया फ्लोरीन, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, क्योंकि बोरॉन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, राइट। वहीं के वहीं यदि हम फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल मिलाकर परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेल यदि आपको क्लियर है तो आप आसानी से ऐसे स्ट्रक्चर्स तो बना सकते हो। चलो आ जाओ, थोड़ा इस खेल को अपन और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं कह रहा हूं मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया, पर ये कलर से क्यों नहीं किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया यहां पर और ऐसे कनेक्ट कर दिया, बात समझ में आई। चलिए अब फ्लोरीन का यहां पर ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। पर यदि हम बात करते हैं कि इसकी बोरॉन की, तो ध्यान से देखिएगा, बोरॉन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोरॉन ने पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद भी यदि आप यहां से निकालोगे तो बोरॉन के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, वो कुल मिलाकर कितने आ रहे हैं, 6 कुल इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई, बोलो यस सर। हम फ्लोरीन की यदि बात करेंगे तो फ्लोरीन के तो 8 है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बोलो यस सर। ठीक, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, पर इसका नहीं हो पाया। ऑन द सेम वे यहां पर फ्लोरीन का तो हो गया, बट सल्फर का नहीं हो पाया। तो हम दोनों यदि उदाहरण देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि एक जगह पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और एक जगह पर पूरी बॉन्डिंग करने के बाद भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, कि यहां पर 8 से ज्यादा है, यहां पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और यहां पर जो है वो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ऊपर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ऑक्टेट ऊपर जा चुका है, बात समझ में आ रही है, ज्यादा हो चुका है। और यहां पर जो है 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है कहानी। तो इसी को हम कहते हैं कि यहां पर जो ऑक्टेट रूल है वो लागू नहीं हो रहा है। मतलब यदि हम दोनों उदाहरण से देखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोनों उदाहरण को देखने पर हम लिखेंगे इसको, दोनों उदाहरण से हमने, ये क्यों इतना लिखना, दोनों उदाहरण से अष्टक, ठीक है, अष्टक नियम, दोनों उदाहरण में अष्टम नियम लागू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी कहानी है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। दोनों उदाहरण को यदि हम देख रहे हैं तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि भैया इधर पे अष्टक तो लागू ही नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये कि एक का जो ऑक्टेट है वो 8 से ज्यादा है और दूसरे वाले का ऑक्टेट जो है वो पूरा ही नहीं हो रहा। अब इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट और इसको हम कहते हैं अपूर्ण अष्टक, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, पहले इतना नोट करो, चलो इसको बढ़िया से करो नोट, है ना, मस्त वाली ये बात है। तो अब जैसा कि आप SF6 को देख सकते हैं, ऑक्टेट ज्यादा हो चुका है, और जैसे कि आप BF3 को देख सकते हैं, आपका जो ऑक्टेट है वो कैसा हो चुका है, कम हो चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। बात समझ में आई, पक्का। चलो अब इसकी यदि हम परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि, ठीक है, रासायनिक आबंधन, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के बाद किसी
रासायनिक या क्या आबंधन के बाद किसी आयन या अणु के किसी तत्व, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात, रासायनिक आबंधन के बाद किसी आयन या अणु के किसी तत्व में यदि कुल इलेक्ट्रॉन, यदि अंतिम कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है, अंतिम कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉन 8 से कम या ज्यादा होते हैं तो उससे, राइट, रुको, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अष्टक में अपवाद बोलते हैं। दैट्स ऑल। इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, अष्टक में अपवाद बोलते हैं। राइट, बोलो यस सर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं। दैट्स ऑल। तो उसे हम अष्टक जो होगा उसमें क्या बोलेंगे? अपवाद बोलेंगे। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना बाबू, मस्त वाली ये बात है, ध्यान से देखिएगा। देखो, रासायनिक आबंधन के बाद किसी आयन या अणु, आयन भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है, रासायनिक आबंधन के बाद किसी आयन या अणु के किसी तत्व में, बात हो रही है किसी तत्व में, यदि अंतिम कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉन यदि 8 से कम या ज्यादा होते हैं तो उसे हम अष्टक में अपवाद बोलेंगे। और इसके बहुत सारे हमारे सामने क्या है? उदाहरण हैं। बात समझ में आ रही है? और यही कहलाती है अष्टक के सीमा की क्या? सीमा की बात समझ में आई? तो यही जो है आपके अष्टक नियम की क्या है भैया? सीमाएं हैं। नोट करो, पक्का? ठीक। अब सवाल पैदा होता है कि किन किन में ऐसा होता है कि अष्टक जो है वो अपूर्ण रहेगा। क्लियर? तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम इसमें ऐसे उदाहरण देखने वाले हैं जिसके सवाल 11th में भी पूछे जाएंगे और आपके 12th में भी पूछे जाएंगे। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो नोट करो, पक्का? ठीक, चलो, कहानी क्लियर है? बोलो यस सर। और भैया अब बनाते हैं थोड़े तगड़े वाले नोट्स। राइट, चलिए। अष्टक का जो नियम है वो अत्यंत उपयोगी है। क्यों ना हो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री और एलिमेंट्स के बीच की जो लव स्टोरी है, राइट, वो किस पर डिपेंडेंट है? ऑक्टेट रूल, यानी कि आपका अष्टक नियम पर। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज ध्यान रखिएगा, राइट, कि सामान्यतः यह जो रहेगा, ठीक है, सामान्यतः ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, राइट, डी ब्लॉक में ये नहीं लगेगा। डी ब्लॉक में नहीं लगेगा क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कितने आबंध बनाते हैं किसी को पता ही नहीं है, कितने भी बना सकते हैं वो, राइट, कम ज्यादा कुछ फिक्स नहीं रहता उनका। चलो, एसपी ब्लॉक में भी और स्पेशली सेकंड पीरियड में। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सेकंड, हम इसको पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि भैया इसमें आता है आपका कौन? इसमें आता है आपका ली, बी, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। तो ये जो 4 रंग से आपको दिख रहे होंगे तत्व, 4 बड़े बड़े लिखे हुए तत्व आपको दिख रहे होंगे, राइट, यही तो निर्माण करते हैं सबसे ज्यादा यौगिकों का। यही निर्माण करते हैं सबसे ज्यादा यौगिकों का। यही निर्माण करते हैं सबसे ज्यादा यौगिकों का। और एक अपन और ले लेते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आपका अष्टक नहीं डुप्लेट यानी कि दशक पूरा करता है, तो अपन उसको दशक में रख सकते हैं। चलो, बात समझ में आ गई? नोट किया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्यतः जो छोटे यानी कि पहले और दूसरे आवर्त के तत्व होते हैं उस पर यह सुचारू रूप से क्या होता है, लागू होता है। जैसे जैसे परमाणुओं का आकार बढ़ने लगता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने लगता है, वैसे वैसे अष्टक का जो नियम है उसकी सीमाएं और अपवाद भी बढ़ने लगते हैं। चलो क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके 3 मुख्य अपवाद होंगे। सबसे पहले ये केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, इसका मतलब क्या है, वही हमने देखा था। ये देखो, क्या ये केंद्रीय परमाणु है, बोलो यस सर। क्या बोरॉन यहां पर केंद्रीय परमाणु है, तो बिल्कुल है। तो केंद्रीय परमाणु का जो अपूर्ण अष्टक होगा ना, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पहला पार्ट। ठीक, इसका मतलब ये कि कुछ यौगिकों में केंद्रिक परमाणुओं के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 8 से कैसी होगी, कम होगी। बात समझ में? यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। बात समझ में? जिनमें 4 से कम होती है। देखो इन सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 से कम है। इन सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, Al हो सकता है और Bf3 हो सकता है ना। चलो पक्का, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, अगला सवाल, अगला विषम इलेक्ट्रॉन। भैया ये बड़े अच्छे से दिमाग में फिट रखिएगा। आप यदि विषम इलेक्ट्रॉन अणु की बात करते हो, चलो एक बनाते हैं अपन, ठीक है, एक बढ़िया वाला बनाते हैं। चलो मैं कह रहा हूं NO, नो, और इस नो में क्या छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट का यस। इस नो में छुपा हुआ है कॉन्सेप्ट का यस, क्योंकि भैया ये है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यदि हम नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो कितने होंगे, 5। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 6। या कुल इलेक्ट्रॉनों की भी यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के होंगे 8। अब ये बताओ ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ऑड। और क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इनके पास, इसलिए इसमें कभी भी अष्टक लागू नहीं हो सकता। उदाहरण लेते हैं, देखो तगड़ा वाला उदाहरण, ठीक। नहीं हो सकता लागू, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो कैसे नहीं हो सकता बताते हैं। देखो बेटा, नाइट्रोजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 5, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6। अब यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका कैसा है, अपूर्ण है। इसका कैसा है, तो यह अपूर्ण है। पर यदि हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसने जैसे ही 2 आबंध बनाए तो इसका तो पूर्ण हो गया। ऐसे ही खेल यहां पर भी होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो भी होंगे आपके, विषम इलेक्ट्रॉन अणु जो भी आपके होंगे, राइट, उसमें अष्टक का नियम लागू नहीं होता है, उसका पालन नहीं होता है। चलो नोट कर लो। क्लियर, बोलो यस सर। तो पहला जो चीज आपको याद रखनी है वो है बेसिकली केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, और दूसरा जो अपने को याद रखना है वो है विषम परमाणु या विषम इलेक्ट्रॉन अणु। क्लियर, बोलो यस सर। तीसरा वाला तो और भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो, प्रसारित यानी कि एक्सपेंडेड अष्टक। अब इसके उदाहरण यदि हम देखेंगे, राइट, तो अब इसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे, तो भैया एक तो PF5 है, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। हम बात कर रहे हैं किसकी, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की। हम बात कर रहे हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड की। हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो यदि आप यहां पर प्रत्येक तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है, तो भैया यहां तो 10 हैं, यहां पर 12 हैं और यहां पर भी 12 हैं। और होने कितने चाहिए थे, 8, हो कितने गए, 12। मतलब एक्सपेंड हो चुका है, सीमा अपनी जो है वो क्रॉस कर चुका है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। नोट कर लो। चलो तो कोई यदि आपसे पूछे कि भैया एक्सपेंडेड यानी कि प्रसारित अष्टक का मतलब क्या होता है, आपको बताना है कि इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम बोलते हैं
क्या? प्रसारित अष्टक यानी कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो 3 चीजें आपने दिमाग में फिट कर लिया। चलो तो ये क्लियर हो गया कि इन सब पर ऑक्टेट रूल यानी कि आपका जो अष्टक नियम है वो लागू नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए। हरी अब ठीक ठीक ठीक, चलो बढ़िया से सारे पॉइंट्स को नोट कर लो और सारे डायग्राम्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। डन डनाडन, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुछ और चीजों के बारे में, राइट। तो उदाहरण हमारे सामने है और देखो सल्फर परमाणु ऐसे अनेक यौगिक भी बनाता है जिसमें अष्टक का नियम का पालन होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम दिमाग में फिट कर लेते हैं कि भैया सल्फर है, तो अब हमने H2SO4 में उसको देखा है, SF6 में देखा है, तो शायद उसमें ऐसा कुछ होता होगा कि ऑक्टेट कभी फॉलो ही नहीं करता होगा, बट ऐसा नहीं है। आप HCl2 देखेंगे या फिर आप H2S यदि देखेंगे तो यहां पर ये पूर्ण तरीके से अष्टक को क्या करेगा? पालन करेगा। बात समझ में आ रही है? बोलेंगे यस सर, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और। अष्टक के नियम की कुछ अन्य कमियां जो हैं वो क्या होंगी, ध्यान से देखिएगा। अष्टक का जो नियम है वो उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है। मतलब ये कि अब भाई उत्कृष्ट गैसें जो होती है उनके अंतिम कक्षा में यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, उत्कृष्ट गैसों की अंतिम कक्षा में यदि हम कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो हम पाएंगे कि भैया 8 होती है। इसका उदाहरण आपका नियॉन है, इसका आपका जो है क्या उदाहरण हो सकता है? तो भाई Ar है, इसका और क्या हो सकता है? क्रिप्टॉन है, इसका ज़ेनॉन है, इसका हीलियम नहीं हो सकता। उत्कृष्ट गैस है बट अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। और क्या हो सकता है? रेडॉन हो सकता है। इन सब की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आबंधन नहीं करती हैं। पर यहां पर भी अपवाद है और वो अपवाद कौन क्रिएट करता है? ज़ेनॉन। बात समझ में आ रही है? ज़ेनॉन मतलब नॉट XN XE, राइट। तो वो कौन क्रिएट करता है? आपका ज़ेनॉन। कौन करता है? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन जो है वो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में अपने बहुत सारे जो यौगिक हैं वो बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहां पर भी अष्टक का जो नियम है उसमें क्या लगा? लिमिटेशन लगा और इस पे भी सीमा है। बात समझ में आ रही है? चलो चलो देखो क्लियर। तो ये कुछ ऐसे आपके तत्व हैं या फिर कुछ ऐसे आप कह लो कि अणु हैं जिन्होंने अष्टक के नियम को यहां पर फॉलो नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, राइट। चलिए, तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि अष्टक सिद्धांत जो होगा वो अणु की आकृति स्पष्ट नहीं कर सकता, आकृति नहीं बता सकता। दूसरी बात यह कि यह अणु की ऊर्जा अर्थात उसके सापेक्ष स्थायित्व के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता है। तो अणु की ऊर्जा और आकृति दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अष्टक जो है, अष्टक का जो नियम है, राइट, वो सही तरीके से जानकारी नहीं दे पाता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, और इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, बात समझ में आ गई? चलिए एक बार जल्दी से हम लोग जो है क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट करें प्लीज। ठीक, तो आप यदि इन उदाहरणों को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि इन पर अष्टक का नियम लागू नहीं होता। और इसको हम लिखेंगे कैसे? तो भैया रासायनिक आबंधन के बाद किसी आयन अणु या किसी तत्व में यदि अंतिम कक्षा के कुल इलेक्ट्रॉन 8 से कम या ज्यादा होते हैं तो उसे हम कहते हैं अष्टक के नियम में क्या लग रहा है? अपवाद लग रहा है। बात समझ में आई? और कौन सी 3 चीजें हैं उसको भी हम देख लेते हैं। राइट राइट राइट, बोलो यस सर। तो एक है आपकी, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट यानी कि प्रसारित अष्टक, दूसरा है आपका विषम इलेक्ट्रॉन अणु, और तीसरा है आपका केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग एक कहानी है। चलो, तो ये सारी चीजें हमने दिमाग के अंदर फिट कर ली है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों को अपने दिमाग में और अपनी कॉपी में फिट करने वाले हैं। और आपको वो क्लास मिलेगी आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, राइट। तो करना क्या है? जाना है गूगल पे और गूगल पे जाकर आपको सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि अपने आप पे एक मिनी गूगल है, राइट। या फिर आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करेंगे एक पेज आपके सामने होगा और ये जो पेज है ये अपने आप में मिनी गूगल है।
कैसा है मिनी गूगल, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाली है इंग्लिश मीडियम के लिए यदि आप बात करोगे तो नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक प्रत्येक विषय की, प्रत्येक कक्षा की आपको क्लासेस, साथ में एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश जैसी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बात करेंगे हिंदी मीडियम की तो सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सबकी कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक कक्षाएं। साथ में हम बात करेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ये सब कुछ मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में। साथ में आपको जो है बुक्स और ई बुक्स नीचे जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल सकती है ना? बड़ी मजेदार बात, बोलो यस सर। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी इसमें हमने जो भी चीज पढ़ी थी, कोई भी आपको डाउट है इस सारी चीजों में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जो डाउट है उसे वहां पर पुट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से खूब पढ़िए, खूब मजे कीजिए, तगड़ा वाला रिजल्ट लेकर आइए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।